नमस्कार दोस्तों, चलिए हम एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। अभी अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि TGT PGT और हायर का डेट आ गई है, परीक्षा की डेट आ गई है। तो इसलिए आप तुरंत लग जाइए, क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक आ रही है। तो अगर आपको केवल एक सीट अपना कंफर्म करना है, इसलिए तैयारी में तुरंत लग जाइए। सीधी सी बात है, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो परीक्षा में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि इसलिए आप भी तुरंत लग जाइए, ताकि आपका एक सीट उसमें पक्का हो जाए। तो हम देखते हैं, इसके पहले हमने जो देखा है, हमारा जो टॉपिक आया था इसके पहले, तो उसमें था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में कौन सी पुस्तक पहले लिखी गई, उसके बाद कौन सी लिखी गई, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में जो पुस्तकें लिखी गई उनके बारे में हमने देखा, किसने लिखा उसके बारे में। तो आज हमारा एक नया टॉपिक चलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके साथ उनको भी यह मटेरियल मिलता रहेगा और वे परीक्षा अच्छे से दे पाएंगे, ताकि एक सीट उनको भी मिल सके। तो हम देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अब पहले तो हमने देखा कि पुस्तकें लिखी गई, लेकिन हिंदी साहित्य का जो क्रम, इतिहास का क्रम है, वो कैसे हुआ, विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न लेखकों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो उसी क्रम में हम देखेंगे सबसे पहले काल विभाजन किसने किया। प्रश्न ये भी आता है, सबसे पहले काल विभाजन किसने शुरू किया, तो किसके दिमाग में आया होगा, तो इसमें देखेंगे। सर्वप्रथम काल विभाजन हिंदी साहित्य का काल विभाजन शुरू हुआ है अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। अंग्रेज विद्वान थे, इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के काल विभाजन को बांटा, यानी इन्होंने 11 भागों में बांटा, सबसे लंबा काल बांटा। और लोगों ने 3, 4, 5, 6 बस इतने किए, लेकिन इन्होंने 11 भागों में बांटा है। तो पहला इन्होंने क्या कहा, चारण काल। पहले काल को इन्होंने नाम दिया, जो शुरू में आया तो चारण काल हुआ। फिर 5वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। जब 5वीं शताब्दी जब चली तो उस समय धार्मिक पुनर्जागरण चल रहा था। फिर मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, आप आगे देखेंगे भक्ति काल में मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ेंगे, जिन्होंने प्रेम के बारे में, प्रेम उनकी कविताएं चर्चित हुई थी। तो पहला काल था चारण काल, दूसरा 5वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, और चौथा ब्रज भाषा। भाषा के बारे में इसके पहले हमने वीडियो एक अपलोड किया, उसको जरूर देखिए। पहले कैसे विकास हुआ भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर खड़ी बोली, इस तरह से जो भाषाएं आई। तो ब्रज भाषा में देखेंगे तो रचनाएं कहाँ हुई है ज़्यादा, भक्ति काल में ब्रज भाषा की रचनाएं सबसे अधिक हुई है। ठीक, तो ब्रज भाषा का देखो, कृष्ण संप्रदाय, कृष्ण भक्त जो कवि थे, कृष्ण का जन्म ब्रज माना जाता है। तो वहाँ क्या, कौन सी भाषा चल रही थी, ब्रज भाषा। इसलिए कृष्ण से संबंधित जो भी कविताएं रचनाएं हुई हैं तो ये ब्रज भाषा में। मुगल दरबार, तो उसके बाद फिर मुगलों का काल आया, तो वहाँ की जो काल विभाजन किया गया 5वें नंबर पर मुगल दरबार। फिर 6वें नंबर पर तुलसीदास, फिर तुलसीदास भी आ गए। तुलसीदास जिन्होंने राम के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किया, इनकी रचना जो है रामचरितमानस चर्चित है। फिर भक्ति काल के बाद आप देखेंगे रीति काव्य, यहाँ ध्यान दीजिए, रीति काव्य है। फिर 8वें नंबर पर तुलसीदास के परवर्ती कवि, तुलसीदास के जो परवर्ती कवि थे उनको अलग एक श्रेणी में रखा।
फिर 18वीं शताब्दी जो आधुनिक काल चला 18वीं शताब्दी। फिर 10वें नंबर पर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, जो अंग्रेजों की कंपनी थी ब्रिटिश की, तो उसका एक नाम दे दिया कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। जब उस समय कंपनी का शासन चल रहा था पूरे भारत में, तो उसका एक नाम दे दिया। फिर 11वें नंबर पर विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, एक कंपनी का दे दिया, फिर एक विक्टोरिया का। ठीक, तो इन्होंने क्या नाम दिया, 11 भागों में बांटा, 1 2 3 क्रम से इस तरह। सबसे लंबा काल विभाजन इन्हीं का माना जाता है, जॉर्ज ग्रियर्सन। यहाँ एक प्रश्न और देखिए जो बनता है, चारण काल। चारण काल को सीधे नाम रखा है राम कुमार वर्मा ने, जो काल विभाजन किया आगे देखेंगे तो उन्होंने चारण काल सीधे नाम उठा के वहां रख दिया। फिर यहाँ एक आता है 7वें नंबर पर रीति काव्य, जो जिसका सर्वमान्य काल विभाजन माना जाता है, जिसकी सर्वमान्य पुस्तक मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उन्होंने काल विभाजन जो किया था भक्ति काल के बाद उन्होंने रीति काल नाम दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, रीति काव्य। काव्य की जगह इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल रख दिया। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, यहाँ से। ठीक, तो आगे अगले देखें लेखक जिन्होंने काल विभाजन किया, लेखक मिश्रबंधु। मिश्रबंधु, इसके पहले हमने बताया था मिश्रबंधु विनोद इनकी रचना है। ये 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। ये 3 भाई लखनऊ के थे। इन्होंने जो काल विभाजन किया है, तीनों ने काल विभाजन 5 भागों में बांटा है। कितने, 5 भाग इनके थे। लेकिन अगर जो इसके बीच बीच में इन्होंने 2-2 भाग और किए हैं, इसको अगर देखेंगे तो 2 2 4 2 6 7 8, इनका पूरा टोटल हो जाएगा 8 भाग। अगर कभी पूछा इस तरह से तो 8 भाग, नहीं तो इन्होंने 5 भाग किया है। लेकिन जो 3 भाग तक है इन्होंने उप विभाजन इसका किया है। तो इसमें पहला जो है इनका आरंभिक काल। यहाँ से प्रश्न बनता है कि आरंभिक काल नाम किसने दिया, ये जरूर याद रखना। आरंभिक काल नाम किसने दिया, मिश्रबंधु। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है। फिर इन्होंने इसके 2 भाग किए, प्रथम पूर्व आरंभिक काल और दूसरा उत्तर आरंभिक काल। देखो आरंभिक काल में केवल पूर्व और उत्तर जोड़ दोगे तो बन जाएगा इसके 2 भाग। इन्होंने इसका समय जो है संवत 700 से 1343 जो पूर्व आरंभिक काल, फिर उत्तर आरंभिक काल का समय 1344 से 1444 ईस्वी तक, यानी संवत तक माना है। संवत, ध्यान दीजिएगा, संवत। अगर इसमें 57 घटा देंगे तो ईस्वी आ जाएगा। फिर इनका दूसरा था माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा उत्तर माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय जो है 1445 से 1560 ईस्वी तक, और फिर उत्तर आरंभिक काल का संवत 1561 से 1680 तक। देखिए, आरंभिक काल 700 से 1444, इसके जो 2 भाग होंगे उपविभाजन। और माध्यमिक काल को अगर देखेंगे तो 1445 से 1680। फिर एक नाम आता है अलंकृत काल। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिए। 2 इनके नाम, एक आरंभिक काल और एक अलंकृत काल, ये नाम पूछा जाता है। तो अलंकृत काल नाम किसने दिया, तो मिश्रबंधु, इसको याद रखेंगे। तो तीसरा इनका था, तो इसके भी 2 भाग किए, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल जो चला है 1681 से 1790, और उत्तर अलंकृत काल जो है 1791 से 1889। फिर इसके बाद इनका आ जाएगा चौथे नंबर परिवर्तन काल। परिवर्तन काल की समय जो है संवत
1890 से 1925 तक। फिर वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है 1926 से अब तक जो चल रहा है। तो देखिए इनका काल विभाजन संवत में है, इसको ध्यान देंगे। संवत ईस्वी में 57 घटाएंगे, इसमें 57 घटाएंगे तो ईस्वी बन जाएगा। तो प्रश्न कहाँ बनते हैं? 3 जगह बनेंगे आपके। एक तो आरंभिक काल नाम किसने दिया, और दूसरा अलंकृत काल नाम किसने दिया। और एक प्रश्न बनेगा कि इन्होंने अपने आरंभिक काल की शुरुआत कब से मानी, तो क्या होगा? संवत 700 से। ठीक, यहाँ 3 प्रश्न बने, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। ये था मिश्र बंधु का काल विभाजन। फिर अगले देखें, जो सबसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में और हिंदी साहित्य के काल विभाजन में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेखक थे, आलोचक थे, उनका नाम आता है, वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्हीं के अनुकरण पर जो आज पुस्तकें रची जा रही हैं, जो भी जितने लेखक हुए हैं, इन्हीं के पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़ के उसी पर विवेचना किए हैं, उसी पर रचनाएं किए हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। इन्होंने काल विभाजन किया है। तो इन्होंने काल विभाजन 4 भागों में बांटा। इनका काल विभाजन 4 भाग थे। पहला था वीर गाथा काल। इसका समय है संवत, यहाँ भी संवत आ रहा है, तो अगर ईस्वी में बनाना है तो 57 घटाएंगे। 57 घटाने पर हमें ईस्वी प्राप्त होता है। तो संवत 1050, कितना? 1050 से 1375 संवत तक। वीर गाथा काल, वीर गाथा यानी उस समय जो रचनाएं हो रही थी 1050 से 1375 संवत में, तो उस समय वीर गाथाओं की रचनाएं हो रही थी। राजा के आश्रय में रहकर उनकी वीरता का वर्णन करते थे, उन्हीं के बारे में रचनाएं करते थे। तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम वीर गाथा काल नाम रखा। फिर दूसरा काल विभाजन इन्होंने किया भक्ति काल। तो उस समय भक्ति काल की परंपराएं चलने लगी थी। उस समय मुस्लिमों का आक्रमण था, तो उनसे निजात पाने के लिए, अंग्रेजों से निजात पाने के लिए सब देवी देवताओं की पूजा आराधना करने लगे थे। इसीलिए उस काल का नाम इन्होंने भक्ति काल नाम दिया। तो इसका समय जो था संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक, संवत तक। ईस्वी में बनाएंगे 57 घटा देंगे तो ईस्वी आ जाएगा। फिर इन्होंने भक्ति काल को 2 भागों में बांटा, निर्गुण और सगुण। निर्गुण किसे कहेंगे? जो ईश्वर को नहीं मानते थे, वे यानी निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, उन्हें हम निर्गुण कहें, उन्होंने कहा, या हम कहें। फिर सगुण, सगुण को जो ईश्वर के मूर्ति रूप में पूजा करते थे, उसे हम सगुण कहते थे। निर्गुण के भी इन्होंने 2 भाग किए, एक ज्ञानाश्रय और दूसरा प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय में जो ज्ञान की बातें करते थे, तो उसमें कौन थे? कबीर, कबीर दास जो थे वो ज्ञान की बातें करते थे, निर्गुण थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। प्रेमाश्रय में जो प्रेम पर आधारित रचनाएं किए, तो जैसे उसमें आ जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। अभी इसके पहले हमने जो जायसी की कविता, एक काल विभाजन था ग्रियर्सन का, उसमें जायसी के बारे में ही था। तो प्रेमाश्रय में जायसी महत्वपूर्ण कवि थे और ज्ञानाश्रय में कबीरदास। फिर सगुण के इन्होंने 2 भाग किए, एक कृष्ण भक्ति और दूसरा राम भक्ति। कृष्ण सीधा है, कृष्ण जो कृष्ण की उपासना करते थे, उसमें सूरदास होते थे, सूरदास प्रमुख कवि थे। और जो भक्ति राम की भक्ति के बारे में वर्णन किया है, तो वे हमारे आ जाएंगे तुलसीदास। तुलसीदास ने ही रामचरितमानस की रचना की। फिर
इनका तीसरा काल विभाजन है रीतकाल। रीतकाल क्या है? रीतकाल वह है जो उस समय रीतकाल की परंपराएं चल रही थी। उस समय जो राजाओं महाराजों के आश्रय में रहकर उनकी रीतियों के बारे में वहाँ श्रृंगार वर्णन, वीर वर्णन, ये सब रचनाएं कर रहे, तो ये रीतकाल। अधिकतर श्रृंगार रचनाओं की ही रचना, श्रृंगार रस की ही रचना हुई है। तो ये हमारा आ जाएगा संवत 1700 से 1900 तक। फिर लास्ट आया इन्होंने चौथे नंबर पर आधुनिक काल, जो इस समय चल रहा है आधुनिक काल। संवत 1900 से अब तक इन्होंने संवत को 3 भाग बांटे। अगर हम काव्य की दृष्टि से देखें, काव्य में इन्होंने क्या काल विभाजन किया? इन्होंने इसके भी 2 भाग किए। पहला क्या था? पुरानी काव्य धारा, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। काव्य धारा इसके इन्होंने 3 भाग किए। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। एक काल विभाजन था एक काव्य के बारे में। अब इन्होंने गद्य का भी विभाजन किया। गद्य में इन्होंने 3 भाग किए। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान उत्थान और तृतीय उत्थान। उत्थान अगर हम देखेंगे आधुनिक काल को कब से कब है? 1900 से संवत 1900 से अब तक। तो इन्होंने काव्य को भी पहले 2 भागों में किया। जो उस समय पुरानी काव्य धारा थी, फिर उसके बाद नई काव्य धारा आई। नई काव्य धारा को इन्होंने 3 भागों में बांटा। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। गद्य को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। अब प्रश्न एक बनता है कि इनका समय अगर देखें तो प्रथम उत्थान का जो है संवत 1925, संवत 1925 से 50 तक ये प्रथम उत्थान का है। द्वितीय का इसके आगे संवत 1950 से 75 तक। फिर तृतीय उत्थान का 1975 से संवत में आएगा सब 1975 से अब तक। इनके काल विभाजन यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको जरूर ध्यान दीजिए। प्रथम उत्थान का समय है संवत 1925 से 50 यानी 25 वर्ष का। द्वितीय उत्थान का समय जो है संवत 1950 से 75, ये भी 25 वर्ष का। तृतीय उत्थान संवत 1975 से उसके आगे तक जो है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इसको जरूर याद रखिए। इनका काल विभाजन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और इनका समय याद रखिए। अगर 1050 है तो इसमें आप 57 घटा देंगे 3, ये आ जाएगा 993 ईस्वी। ये क्या बन गया ईस्वी में, इसको ध्यान दीजिएगा। संवत रहेगा 1050, ईस्वी में आएगा 993 से इन्होंने शुरुआत किया यानी शुरू माना। तो ये था हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण काल विभाजन। फिर इसके आगे हम देखें और कुछ लेखकों के बारे में देखेंगे जिन्होंने काल विभाजन किया है, जो उतने महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी उनके बारे में जानना चाहिए।
और जहाँ प्रश्न बने हैं और बनने की संभावना है उसको हम बता देंगे। तो आइए हम देखते हैं अगले। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी महत्वपूर्ण लेखक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। इन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल 4 भागों में बांटा। आदिकाल इन्होंने इनका अब ईस्वी में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक आदिकाल का इन्होंने काल विभाजन किया। पूर्व मध्यकाल का इन्होंने 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। फिर उत्तर मध्यकाल को इन्होंने सन 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रखा। फिर आधुनिक काल को इन्होंने 1900 ईस्वी से अब तक। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, एक तो ये बनेगा, इन्होंने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा कहाँ से मानी, तो क्या है, ईस्वी में है, इसको देखेंगे 1000 ईस्वी। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आदिकाल इन्होंने नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, वीर गाथा काल, लेकिन हजारी प्रसाद ने आदिकाल नाम दिया। ये जरूर याद रखिएगा। फिर जो इनके काल विभाजन है ये सन याद रखिएगा। एक और आते हैं महत्वपूर्ण, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने केवल भक्ति काल तक ही काल विभाजन किया है, भक्ति काल तक। तो अगर देखें तो अगर चौथा नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई वो नहीं है, लेकिन इनका भक्ति काल तक ही काल विभाजन है। इन्होंने क्या नाम दिया, संधि काल। ये प्रश्न बनता है, संधि काल और चारण काल नाम किसने दिया, तो किसने दिया, राम कुमार वर्मा। संधि काल इनका समय कब था, संवत, फिर संवत आ गया। ईस्वी में केवल हजारी प्रसाद का, फिर इन्होंने संवत में रखा 750। ये भी समय सीमा पूछी जाती है, तो 750 से 1000 संवत। फिर चारण काल, संवत इन्होंने 1000 से 1375 संवत तक रखा। फिर भक्ति काल को इन्होंने 1375 से 1700 संवत तक रखा। ये दोनों प्रश्न बनते हैं। संधि काल नाम किसने दिया, चारण काल नाम किसने दिया, तो राम कुमार वर्मा। फिर आपके आ जाएंगे गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने जो काल विभाजन किया 4 कालों में बांटा। पहला प्रारंभिक काल, ये प्रश्न बनता है, प्रारंभिक काल नाम किसने दिया, तो किसने दिया, गणपति चंद्र गुप्त ने। तो इनकी समय सीमा सन यानी ईस्वी में आ गया 1184 से 1385। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने रखा 1385 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने 1600 ईस्वी से 1857 और फिर आधुनिक काल को इन्होंने 1857 से अब तक। देखिए पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल इनके में भी है और यहाँ भी है, ये सभी मिल रहे हैं। केवल इन्होंने आदिकाल रखा, इन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया। तो इसको जरूर याद रखिए। यहाँ से जहाँ से प्रश्न बनते हैं उसको हमने बताया, और जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, पूछे जाते हैं, जहाँ लगभग पूछे गए हैं उसको हमने दिखा दिया कि यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये भी प्रश्न बनता है बहुत, ये दोनों नाम याद रखिए किसने दिया है। तो आप परिश्रम करते रहिए। ये तो काल विभाजन था। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो तो और महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।